मोर देन 85% जब किडनी फेल हो जाती है तब सिम्टम्स आते हैं। किडनी डिजीज़ का सबसे मुख्य कारण है, सबसे मेजर जो कारण है वो है डायबिटीज। किडनी जब इन्वॉल्व होती है तो बोन में भी असर करती है। और यूरिन रोकना ये एक डिस्कम्फर्ट है या फिर किडनी डैमेज का? अगर बचपन से ये हैबिट पड़ जाती है होल्ड करने की यूरिन, तो ब्लैडर में दिक्कत होने लगती है। एम्प्टी स्टमक टी की जो हैबिट है, दिस विल कॉज लॉट ऑफ हाइपर एसिडिटी टू द पीपल हु आर प्रोन फॉर इट, नॉट टू एवरीवन। तो डायलिसिस के बाद भी लोग रिकवर कर जाते हैं क्या? बार बार यूटीआई होने से भी किडनी पे प्रभाव पड़ता है? यूटीआई क्यों हो रहा है बार बार? ये डर नहीं होना चाहिए सोसाइटी में कि नहीं साहब पेन किलर खा लिया तो हमको बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमारी किडनी खराब हो जाएगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। डॉक्टर समीर गोविल, गुड मॉर्निंग सर। आई वेलकम यू ऑन माय शो और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ आज यहाँ बैठ करके। Thank you very much, Shivam. Same here. I'm also happy to be here with you and discuss something about the kidney problems and their related things. सर आज मैं आपके साथ बैठा हूँ और एक स्टूडेंट की तरीके मैं आपसे सारे क्वेश्चंस पूछूंगा। बहुत ही आसान भाषा में चाहूँगा कि आप हमें समझाएं ताकि मुझे एक लेमन टर्म्स में समझ में आए और हमारी ऑडियंस। किडनी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में इंसान को बहुत आगे जा कर के पता चलता है, जहाँ शायद बहुत लेट हो चुकी होती है। तो मैं चाहूँगा कि आप हम लोगों के क्वेरीज और कुछ छोटी चीज़ें ऐसी बताएं जो हम लोग बहुत आसान भाषा में समझ सकें। यू आर राइट शिवम, जो आप कह रहे हो, किडनी एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जो बहुत साइलेंटली काम करता है और इसकी डिजीजेस जो हैं वो कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं देती। तो जब भी इसकी प्रॉब्लम्स आती हैं तो पीपल डोंट नो अबाउट इट, इनको पता ही नहीं चलता कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है। जब तक किडनी बिल्कुल ही मोर देन 85% जब किडनी फेल होने लगती है, हो जाती है, तब सिम्टम्स आते हैं। येस, इट इज़ डिजीज़ विच इज़ डिफ़िकल्ट टू पिकअप, दैट इज़ वाई इतना ज़्यादा इसकी इश्यूज़ हैं इसके साथ। ओके सर, पिछले 25 सालों में किडनी डिसीजेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, इसके क्या कारण रहे होंगे? किडनी डिजीज़ का सबसे मुख्य कारण, या सबसे मेजर जो कारण है वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़, इंडिया इज़ द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे जैसे डायबिटीज़ बढ़ती है, अबाउट 20% ऑफ द डायबिटिक्स को ये प्रॉब्लम आती है किडनी की। जैसे जैसे पेशेंट बढ़ रहे हैं तो किडनी की डिजीज़ बढ़ रही है। सेकेंडली, हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। ये बहुत जिनको बीपी रहता है उनको भी अगर अनकंट्रोल्ड रहेगा लंबे समय तक तो किडनी की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो दीज आर डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर आर द टू मेन कॉजेज विच आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द किडनी फेलियर्स। तो सर लेकिन साथ में और बहुत रीजंस हैं जो इधर बढ़ गए हैं, जैसे ओबेसिटी है, लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, दिस ऑल लीड्स टू किडनी इन्वॉल्वमेंट्स। सर 25 साल से भी कम की उम्र के लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं किडनी की, तो क्या ये हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और एंजाइटी उनके भी यही मुख्य कारण हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर आप पीडियाट्रिशियन से बात करें जो बच्चों को देखते हैं, व्हाट आर दे सेइंग इज दैट कि नाउ चाइल्डहुड ओबेसिटी हैज बिकम अ बिग प्रॉब्लम। जो पहले ओबेसिटी सिर्फ एडल्ट्स में देखी जाती थी, अब बच्चों में भी बहुत ओबेसिटी मिलने लगी है। इसका रीज़न यही है, वेरी इजीली अवेलेबल जंक फूड, हाई सॉल्ट रिच फूड एंड ऑल, नॉट वेरी गुड क्वालिटी फूड। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये ओबेसिटी, मोटापा बढ़ रहा है। एंड दिस लीड्स टू हाइपरटेंशन एंड दिस अगेन प्रेसिपिटेट्स डायबिटीज़ अर्ली इन लाइफ। तो ये एक साइकिल है जो बहुत चलता रहता है, इस वजह से किडनी से बहुत असर आ रहा है। तो अभी ये जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे लोग इस टाइम पे, कितनी प्रोबेबिलिटी है सर कि उनके पास भी किडनी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, कुछ अफेक्टेड है उनकी किडनी और उनको अभी पता भी ना हो? देखिए, ऐसा मैं किसी को डराना नहीं चाहता हूँ, बट चूंकि ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी कोई भी स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो समय समय पर अपने टेस्ट करा लेने चाहिए। ये सिर्फ टेस्ट के संग ही पता लगता है, जैसे यूरिन का टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट हैं, हीमोग्लोबिन लेवल्स वगैरह हैं, ये सब कराते रहना चाहिए। तो और सबको कोरिलेट करके ही पता लगता है कि किडनी का डैमेज है या इन्वॉल्वमेंट है, क्या है। तो ये ऐसा नहीं है कि सभी को है, बट टू बी ऑन द सेफ साइड वन शुड गेट द टेस्ट डन रिपीटेडली।
ओके सर, आपको अपना कोई ऐसा पेशेंट याद है जो दिखने में एकदम फिट दिखता था पर फिर भी उसकी किडनी अफेक्टेड थी? ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, सिर्फ एक ही कंप्लेंट थी कि लो बैक एक रहता है, लो बैक एक रहता है। तो जब उसका पूरा भी लो बैक एक के लिए वर्कअप करना शुरू करा, सारे टेस्ट कराए, तो पता लगा येस ही वाज सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज। किडनी जब इन्वॉल्व होती है तो बोन में भी असर करती है, बोन्स बिकम वीक। व्हेन द बोन्स बिकम वीक तो ये सारे लो बैक एक, रिस्ट पेन और ये सब होता है बॉडी। तो डायग्नोसिस उसकी वहाँ से हुई जब वो बार बार बैक एक की कंप्लेंट लेके आया था। इनिशियली ये वेंट टू एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, देन उसने सब ट्रीटमेंट करा, देन फिर भी उसको रिलीफ नहीं मिला, तब किसी ने सजेस्ट करा कि नहीं तुम और किसी को दिखाओ तब। तो यू सी ऐसा कोई वॉक इन पेशेंट नहीं होते, ये सिम्टम्स स्पेसिफिक नहीं होते किडनी डिजीज के। दिस कैन डिपेंड फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। किसी की किडनी फेल होती है तो पता लगा उसको सिर्फ एक ही कंप्लेंट है कि बार बार वॉमिटिंग, बार बार नोजिया नोजिया, तो वो गैस्ट्रो मेडिसिन वालों के पास जाता है, एंडोस्कोपी तक करा लेते हैं लोग। फिर लेकिन कोई बाद में जब वर्कअप होता है तो देन ये रियलाइज कि नहीं इसकी तो किडनी पे भी असर है। लेडीज के संग प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, जैसे हिंदी में कहते हैं अनियमित माहवारी होना। तो वो गायनेकोलॉजिस्ट उनको तरह तरह के हार्मोन प्रिपरेशन देते रहते हैं। फिर लेटर ऑन यू रियलाइज कि यस दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द किडनी फंक्शन। किडनीज कम काम कर रही हैं तो हार्मोन्स पे भी असर आ रहा है। तो दिस इज अ डायग्नोसिस विच इज नेवर मेड डायरेक्टली, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। सस्पिशन लेवल हाई होना चाहिए, देयर शुड बी हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन in these patients so that we can pick up these diseases. ऑलराइट, तो अभी की बातों में मुझे समझ में आया कि ओबेसिटी, डायबिटीज़, डिहाइड्रेशन और क्या स्मोकिंग से भी Smoking is an indirect this thing. Smoking leads to high blood pressure, and high blood pressure की वजह से फिर हार्ट में भी इश्यूज आते हैं, और persistently high BP की वजह से किडनीज में भी असर आता है। ऑलराइट, तो सर इन 4 चीज़ों की वजह से हमारे किडनी में इफ़ेक्ट आता है। इन सब चीज़ों को साथ में लेकर, और अगर इसके अलावा भी कोई फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किडनी रिलेटेड इश्यूज़ को डेवलप करने के लिए, तो प्लीज़ देखिए उसको भी साथ में समझाइएगा। किडनी रिलेटेड में अब जैसे मौसम की बात करें, समर टाइम में डिहाइड्रेशन इज वेरी वेरी प्रेवलेंट। तो सबको ये सलाह दी जाती है कि भाई यू शुड बी वेल हाइड्रेटेड, पानी खूब पीजिए और कोशिश करिए धूप से बचें। लेकिन कुछ लोगों का तो काम ही ऐसा है कि दे हैव टू गो आउट इन द सन। तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होगी तो डिहाइड्रेशन अगर होगा तो येस किडनीज कैन बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर इन द बॉडी। एक ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी जो डिहाइड्रेटेड है उसकी किडनी खराब हो रही है, कि धूप में जो चल रहा है उसकी किडनी खराब हो रही है। यस 10,000 लोग, 15,000 लोग अगर निकलेंगे कभी तो इक्का दुक्का किसी की हो सकती है बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रोक एंड दिस थिंग। बट येस वी शुड बी वेरी केयरफुल। अगर निकल रहे हो तो खूब अच्छे से हाइड्रेट होकर निकलो, पानी साथ में लेके चलो। सेकेंडली, जो पेशेंट्स आर्थराइटिस के होते हैं, क्रॉनिक आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हैं, और ऑस्टियोआर्थराइटिस ओल्ड एज में है, वो लोग पेन किलर्स बहुत खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पेन किलर्स कोई बहुत ज़्यादा घातक हैं दिया किडनी के लिए, बस दे शुड बी यूज इन मॉडरेशन। और साथ में अगर पेन किलर ले रहे हैं तो उसमें अच्छे से हाइड्रेट रहें और प्रॉपर तरीके से दवाई खाएं, बहुत ज़्यादा ना खाएं दवाई। तो ये जो मिथ है ना कि दवा डालने से किडनी खराब होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया, आज से 94 97 में कुछ स्टडीज़ करी गई थी, तो उसमें देखा गया कि 2 kg ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जब कोई कंज्यूम कर लेता है बॉडी में, तब जाके किडनी पे असर आ सकता है। और दूसरा असर तब आता है जब बहुत डिहाइड्रेटेड कंडीशन में हो और साथ में और नेफ्रोटॉक्सिक मेडिकेशन चल रहा हो, तब असर करता है। तो ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, तो इसको बस कॉशियसली लेना है पेन किलर को। सर आज मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि आज जर्नलिज्म में जो रेयर केसेस होते हैं, रेयर डिसीजेस होती हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा हाइप दे दी जाती है। 12 में से एक केस को हाईलाइट कर दिया जाता है। तो क्या ये जनता के ऊपर एक मतलब पीस ऑफ माइंड का भी प्रॉब्लम बन रहा है इस चीज़ की वजह से? देखिए ऐसा है कि कोई ये चीज़ें, जो चीज़ बहुत कॉमन नहीं है उनको हाईलाइट नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर
अब आप बात करें इसकी प्रेगनेंसी की, 10 लाख या 1 लाख प्रेगनेंसी में देखा, 10,000 से लेकर 1 लाख प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन में डायबिटीज ये होता है, किडनी फेलियर। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रेगनेंसी में हो रहा है और आदमी डरे इसके लेकर, बस प्रिकॉशन लेनी चाहिए। दिस फिगर इज नॉट वेरी बिग। पहले 20,000 में एक होता था, अब 10,000 में एक देखने को मिल रहा है। अलग अलग स्टडीज़ हैं, अलग अलग पॉपुलेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ों को बहुत एकदम से हाईलाइट नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल वही जैसे है कि जो आपने स्किन क्रीम्स यूज़ करते हैं, कुछ कुछ क्रीम से कभी कभी रिएक्शन हो जाता है, और बहुत सारे पेशेंट यूज़ करेंगे तो बहुत ही फ्रैक्शन या छोटे से लेवल में कुछ पेशेंट्स में स्किन क्रीम से रिएक्शन होता है, जिससे कि आपको किडनी पे असर आ जाता है। तो आप इसको रोक नहीं सकते, मतलब अब ये तो पता नहीं है कि प्रोबेबिलिटी में किसको प्रॉब्लम हो सकती है, बट दैट डजंट मीन कि आप बंद कर दें इस्तेमाल करना है। यस, बट ये है कि यस, जिनसे होता है उनको आप अवॉइड करें। ये स्पेशली जो ये जो फेस क्रीम्स आती हैं कि गोरेपन की, वाइटनेस, फेयर क्रीम्स वगैरह, इसमें भी देखा गया है। बट सम केसेस, वेरी फ्यू केसेस आर रिपोर्टेड। बट हमें डरना नहीं चाहिए इससे कि हम छोड़ ही दें इस चीज़ को। ओके, वी नेवर नो दैट। ऑलराइट, तो सर हम लोग ने भी बहुत सारी सिम्टम्स पे बात कम करके हम लोग ने कॉजेस पे ज़्यादा बात करी। तो सिम्टम्स जो किडनी रिलेटेड होते हैं वो किडनी प्रॉब्लम के पहले आते हैं या उसके बाद में आते हैं? देखिए, किडनी के कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते, और सिम्टम्स तब आते हैं जब किडनी 85% फेल हो जाती है। ऑलराइट, तो सिम्टम्स हैं क्या किडनी डिजीज़ के? बहुत ही कम सिम्टम्स हैं जो स्पेसिफिक हैं। नोजिया, वॉमिटिंग, ये हर वायरल फीवर में भी मिल जाएगा। राइट। वीकनेस, नॉन स्पेसिफिक वीकनेस, ये बहुत कॉमनली मिलता है। हीमोग्लोबिन का डाउन होना वीकनेस बनाता है, ये नॉर्मल बीमारियों में भी देखा गया है। पैरों में सूजन आना, ये एक थोड़ा सा स्पेसिफिक कह सकते हो। हर किडनी फेलियर में सूजन नहीं आती, लेकिन कुछ में आती है। इट कुड बी अ पार्ट ऑफ द किडनी फेलियर। तो कोई भी एक सिम्टम नहीं है जिससे आप ये कह सको कि ये हाँ स्पेसिफिक है, तो इसका मतलब किडनी की दिक्कत है। और मुझे लगता है कि आपने जितने सिम्टम्स को अभी हाईलाइट किया, ये सिम्टम्स होने के बाद इंसान को पहला थॉट ये नहीं आता है कि हाँ देयर इज समथिंग रॉन्ग। आना भी नहीं चाहिए पहला थॉट। अगर किसी का नोजिया, वॉमिटिंग हो रहा है तो भाई चेक कराओ, कोई खान पान में दिक्कत तो नहीं है, कोई जीआई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर आप अच्छे किसी फिजिशियन के पास जाओगे, जब वो ये सब चीज़ें चेक करेगा, वर्कअप करेगा वो डेफिनेटली। अगर किसी को बार बार ये वॉमिटिंग, नोजिया हो रहा है तो ही विल ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ इट, वेदर इट इज बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन और समथिंग। अगर वो है तो वो ट्रीट करेगा, और फिर भी परसिस्ट करेगा, देन ही विल वर्क अप एंड रियलाइज नहीं, ये तो किडनी फेलियर है। ऑलराइट, तो डायग्नोसिस कैन बी डन ओनली इन दी सर्टेन केसेस, जब हम एक लेवल के डायग्नोसिस से हम ऊपर आ जाते हैं। हम डायरेक्टली ऐसा कुछ डायरेक्टली नहीं, आप कभी नहीं पकड़ पाओगे। यू हैव टू यू वेरी हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, वर्कअप करना पड़ता, हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना पड़ेगा। तो जब आपके पास कोई पेशेंट आता है, सपोज वो पहले जनरल फिजिशियन के पास किया और उन्होंने अपने एग्जामिनेशन में पाया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर किडनीज, आपके पास आते आते उस पेशेंट को कितना डैमेज हो चुका होता है? क्या वो रिवर्सिबल होता है या फिर वहाँ से भी हम बहुत कुछ सुधार सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि कोई भी डायरेक्टली पेशेंट हम लोग के पास, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास नहीं आते हैं। या तो किसी रिपोर्ट में कुछ निकल के आया होगा किडनी से संबंधित, कोई रिलेटेड, या किसी फिजिशियन ने देखा होगा तो भेजा होगा। डायरेक्टली कोई नहीं आता। वो रिपोर्ट लेके ज़रूर किसी और काम के लिए रिपोर्ट कराई गई हो और कुछ निकल आया, देन ओनली कम्स। और जो एडवांस किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं, वो जो आते हैं तो काफ़ी लेट आते हैं। अर्ली में बहुत कम पेशेंट्स आते हैं। अर्ली में भी हम कुछ हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इंडियन पॉपुलेशन एरियो में लेट बहुत आते हैं। सो देयर इज नथिंग इन बिटवीन सर, कि एक फिजिशियन ने आपके पास एक पेशेंट भेजा हुज किडनीज इज अफेक्टेड, तो यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इज देयर समथिंग इन बिटवीन वेयर कि वो सही हो सकता है? क्या वो फिजिशियन अपने लेवल पे उसको सही नहीं, करते हैं? बहुत जगह ऐसा होता है कि अगर आप उससे प्रॉपर ट्रीटमेंट करो तो रिकवर भी कर जाती हैं। ओके, किडनी फेलियर दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड अक्यूट किडनी इंजरी, वन इज कॉल्ड क्रॉनिक किडनी डिजीज। अक्यूट इंजरी में ऐसा होता है कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन हो, या कोई भी हाइपोवॉलीमिया हो, वॉल्यूम लॉस हो, ब्लड लॉस हो, क्या कोई ड्रग ऐसी ली हो टॉक्सिन कर रही हो, ये सब चीज़ें जब करेक्ट कर दी जाती है तो किडनी की रिकवरी हो जाती है। उस केसेस में दे में रिक्वायर डायलिसिस एंड दे रिकवर, और दे में नॉट रिक्वायर डायलिसिस, दे में रिकवर ओनली बाय मेडिसिन। दिस वेरीज फ्रॉम
पेशेंट टू पेशेंट। तो डायलिसिस के बाद भी लोग रिकवर कर जाते हैं? बिल्कुल करते हैं। इज इट नॉट लाइक कि हमने डायलिसिस शुरू कर दिया तो मुझे जिंदगी भर डायलिसिस करना नो, है? अगर एक्यूट किडनी इंजरी है, अब कैसे बहुत कॉमन है, बरसात का मौसम आ रहा है, गांव में सांप काटते हैं, बहुत बहुत एक्सपोजर है, फार्मर्स जाते हैं फील्ड में, सांप ने काट लिया, उसके जो वेनम होता है उससे पूरे बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाती है, किडनी फेल हो जाता है, उसको एडमिट करते हैं, 4-5 बार डायलिसिस करते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल करते हैं, रिकवर कर जाते हैं। ओके। किसी ने कोई ड्रग खा ली, कोई पॉइजन गलती से पी लिया, है ना, कीटनाशक दवा बहुत खा के आते हैं, किसी कारण भी खा लिया, तो उससे भी किडनी डैमेज होती, उसको भी लेकिन हम 4-5 डायलिसिस करते हैं, वो किडनी रिकवर कर जाती। ये सब प्रोसेस जो है पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, एक चीज़ के लिए सब पे वही चीज़ नहीं फिट हो सकती। हाँ, ये ज़रूर है, एक्यूट किडनी इंजरी होगी, एक्यूट कोई प्रॉब्लम होगी तो वो उसके लिए भी डायलिसिस की सपोर्ट ली जाती है और फिर वो रिकवर कर जाते हैं। ऑलराइट। लेकिन जो मेजर जैसे डायबिटीज़, हाई बीपी की शिकायत वाले पेशेंट्स होते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, दे परसिस्ट एंड दीज पेशेंट्स स्टे ऑन डायलिसिस फॉर अ लॉन्ग टर्म। सर मैं आपसे नेक्स्ट चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि पेन किलर्स की आदत, पेन किलर जैसे इंसान आज सर दर्द हुआ, पीरियड में पेन है, तो ये कितनी खतरनाक हो सकती हैं अगर हम इसको दूसरे कॉम्बिनेशंस के साथ लेते हैं, परम्यूटेशंस के साथ लेते हैं, या इंसान को अगर डिहाइड्रेशन है, उसने कोई दूसरा ड्रग ऐसा लिया है जिसके साथ मिल करके पेन किलर आपके लिए खराब हो सकती हैं जो आपकी किडनी को प्रॉब्लम दे सकें, इस पे थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, पेन किलर्स का एक बहुत बड़ा मिथ मैं कह सकता हूँ, इसकी वास्तविकता की रियलिटी ये है, दी OTC से लेना पेन किलर रेगुलरली खाना ये गलत है। जब भी खाएं एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या एक सुपरविजन में ये एडवाइस से खाएं, नंबर 1। नंबर 2, पेन किलर खाना पर से किडनी पे बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करता, अगर ये सिर्फ अगर ये कुछ सिचुएशन में बहुत डैमेज करता है। अगर डिहाइड्रेशन है पेशेंट को, साथ में उसको कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स चल रही हों जो किडनी पे असर करती हों, और ड्रग्स चल रही हों किसी और बीमारी के लिए जो किडनीज पे थोड़ी टॉक्सिक होती हैं, तो साथ में जब ये खाएंगे तो देन टॉक्सिसिटी विल इंक्रीज। ओके। सो वन शुड, दैट इज व्हाई आई से ना कि शुड ऑलवेज टेक इट अंडर द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर। वो अगर कुछ और दे रहा होगा तो साथ में वो ज़रूर एडवाइस करेंगे कि भाई इसको पानी के संग पियो, डिहाइड्रेट मत रहो और इसको कम से कम खाओ। सर्टेन पेन किलर्स आर सच दैट विच आर नॉट दैट बैड फॉर किडनीज, सर्टेन आर वेरी बैड फॉर किडनीज लॉन्ग रन में। तो कहने का मतलब ये है कि सेल्फ मेडिकेशन पर न लें। एनी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस विल लीड टू हेडेक्स, और हर हेडेक का कारण सोल्यूशन ये नहीं कि पेन किलर खा लो। और कुछ स्टडीज़ में मैंने पहले भी बताया था आपको, कुछ स्टडीज़ ऐसी करी गई है जिनमें देखा गया है कि लाइफ टाइम में अगर 2 kg नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ली गई हैं तब जाके किडनी डैमेज देखा गया है। और तब देखा गया या साथ में कुछ कॉम्बिनेशन में ली गई हो, साथ में कोई अदर नेफ्रोटॉक्सिक मेडिकेशन है और डिहाइड्रेटेड स्टेट वगैरह अगर उसमें कंटिन्यूसली ली जा रही हैं, तो ये जो ड्रग्स हैं तब ज़्यादा किडनी को डैमेज करती हैं। और ये जो पेन किलर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इनका जो असर आता है वो स्टमक पे आता है। ये GI सिम्टम बहुत देते हैं, एसिडिटी बहुत करते हैं ये लोग। तो सर इससे जुड़ा सवाल मेरा एक ये है कि हम लोग ने हमेशा एक ये सुना है, अगर ये मिथ है तो, कि पेन किलर मत खाओ कि किडनी खराब कर देगा, हर दिन हम यही सुनते हैं। हम ये यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, पहले ज़माने में, कुछ पुराने ज़माने में पेन किलर्स आते थे जो अब इतने कॉमन नहीं है, जिनसे किडनी बहुत अफेक्ट होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और ये एक मिथ ही है कि इसको खाएं, लेकिन वंस अगेन आई विल टेल यू, प्लीज़ हैव इट अंडर सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर। तो ये आजकल OTC के जाके आज दवाई खा ली, वो वंस इन अ वाइल इज ओके, बट आगे चल के नुकसान होगा अगर हैबिट फॉर्मिंग है तो। ओके। तो गूगल पे सर्च करके लोग जो आज मेडिसिन देख करके सीधे मेडिकल स्टोर से ले आके पॉप कर लेते हैं, ये कितना खतरनाक है? ये क्या देखिए, दिस इज़ वेरी बैड। ये हमारे कंट्री में इतना रेगुलेशंस है नहीं कि आप ओवर द काउंटर जाके सब मेडिसिन ले लेते हैं। और कंट्रीज में तो यू कैन नॉट गेट अ मेडिसिन विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन, दिस द फार्मेसी विल नॉट गिव यू। और हमारे कंट्री में इतना रेगुलेशन नहीं है। अब जैसे अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली लाए हैं कि कफ सिरप भी अब नहीं मिलेगा किसी को भी ओवर द काउंटर, इट विल बी अवेलेबल ओनली ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन। तो ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो
आनी चाहिए इस लिस्ट में जो विद प्रिस्क्रिप्शन मिले। तो इन सिंपल टर्म सर, अगर आज आपके घर में कोई सर दर्द से ग्रसित है या पीरियड पेन है विमेंस को, जो कि हर महीने वो फेस करते हैं इस चीज़ के लिए, तो अगर आप एक सिंपल एडवाइस दें, अगर उनको आज एकदम से प्रॉब्लम है एंड दे आर नॉट एबल टू गो टू अ डॉक्टर फॉर अ सर्टेन रीजन, माइट बी वो एक छोटा सा दर्द है जिसके लिए इंसान डॉक्टर के पास नहीं जाता, तो क्या उसको पेन किलर ऐसे लेनी है? वंस इन अ वाइल इज ओके। अब मेंस्ट्रुअल पेन हो रहा है तो हर साइकिल में 1 या 2 3 गोलियां अगर आप खा लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। और सर दर्द में? सिर दर्द में भी ऐसा, एक वंस और ट्वाइस इज ओके, लेकिन परसिस्टेंट हेडेक है, माइग्रेन है, देन यू शुड कंसल्ट अदर मेडिसिन विच रिड्यूस द माइग्रेन। पेन किलर तो आपको थोड़ी देर की रिलीफ दे देगा कोई, पर माइग्रेन के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, एंग्जाइटी रिलेटेड होते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं, वो उनको एड्रेस करना पड़ेगा ना। टेम्परेरी रिलीफ तो आपको मिल जाएगा। या राइट। 1 या 2 गोली खाने से कोई नुकसान नहीं है किसी को भी। तो इसलिए ये डर नहीं होना चाहिए सोसाइटी में कि नहीं साहब पेन किलर खा लिया तो हमको बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमारी किडनी खराब हो जाएगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। परसिस्टेंटली खाते रहेंगे, अनसुपरवाइज खाते रहेंगे तो यस, उसमें संभावना है। उससे किडनी से पहले तो आपको जीआई सिम्टम इतने आने लगेंगे कि एसिडिटी इतनी होगी कि आप खुद ही नहीं खा पाओगे, खुद ही जाओगे डॉक्टर के पास। ओके। एंड किडनी डैमेज कम सेकेंडरी आफ्टर दैट? यस। ऑलराइट। अगली आदत सर ऐसी है, सुबह इंडिया में चाय पीने की बहुत ज़्यादा लोगों को आदत है, तो कितना गलत है सुबह उठ के देखिए- सबसे पहले चाय पीना और उसके पहले पानी ना पीना? मैंने सुना है कि सबसे पहले उठ करके यू नीड टू गेट योर बॉडी हाइड्रेटेड एंड देन आफ्टर यू कैन ओनली गो फॉर सच बेवरेजेस। सीधी बात यह है कि यस, वन थिंग इज राइट, वन शुड स्टार्ट योर डे विद अ ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद आप सेटल होकर चाय पीजिए। लेकिन अगर आप नहीं भी सिर्फ चाय लेते हैं मॉर्निंग में तो कोई ऐसा बीमारी नहीं होने जा रही किडनी की। आपको जो एम्प्टी स्टमक टी की जो हैबिट है, दिस विल कॉज लॉट ऑफ हाइपर एसिडिटी टू द पीपल हु आर प्रोन फॉर इट, नॉट टू एवरीवन। जिन लोगों को ये दिक्कत होती है, रिफ्लक्स डिजीजेज होती है, उनको बहुत एसिडिटी की दिक्कत होती है, उनको होगा। और साथ में अगर कुछ आप सैंडविच ले रहे हैं या कुछ फ्रूट ले रहे हैं तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बिस्किट खा रहे हैं तो एकदम से आपको फूड भी रहेगा तो एसिडिटी के चांसेस कम रहते हैं। अगेन इट इज नॉट गोइंग टू डैमेज योर किडनी किडनी स्ट्रेट से अवे। फर्क नहीं पड़ता है चाय से, इतना कुछ भी नहीं करता। और यूरिन रोकना ये एक डिस्कम्फर्ट है या फिर किडनी डैमेज का? देखिए, यूरिन रोकने पे मैं शुरुआत ऐसे करूँ, बताना चाहूँगा आपको। हम लोग जो ह्यूमंस हैं, हम लोग को गॉड ने गिफ्ट दे रखा है, वी कैन होल्ड अवर यूरिन्स। आपने भी देखा होगा जब कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं बस में या कहीं ट्रेन में, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, आपको यूरिन अगर फील भी हो रहा है तो आप रोक के बैठोगे, जब तक प्रॉपर जगह नहीं होगी आप यूरिनेट नहीं करोगे। इज वेरी क्लासिक एग्जाम्पल बस ट्रैवल। वो रोकता है एक जगह जाके, ढाबे के पास या कहीं रेस्ट रूम के पास, सब लोग उतरते हैं और देन दे यूज द टॉयलेट। दिस इज अ गिफ्ट बाय द गॉड दैट वी कैन होल्ड अवर यूरिन। जो एनिमल्स हैं उनमें नहीं है ये, तो जब जहाँ लगी पेशाब वहाँ कर देंगे। सो ये तो नेचुरल फिनोमेना है। इसके बावजूद भी कुछ बच्चे हैं, कुछ जो रीजन हैं जो ज़्यादा होल्ड करते हैं। अगर बचपन से ये हैबिट पड़ जाती है होल्ड करने की यूरिन, तो ब्लैडर में दिक्कत होने लगती है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर बन जाते हैं और वो लेटर ऑन दे मे कॉज किडनी डैमेज। तो इन शॉर्ट, यूरिन ज़बरदस्ती नहीं रोकनी चाहिए। ट्राई टू फाइंड अ सूटेबल प्लेस एज अर्ली एज पॉसिबल एंड गो एंड यूरिनेट। इज अ जनरल रूल फॉर एवरीवन। ज़्यादा पानी पीना क्या ये भी प्रॉब्लम हो सकता है किडनी के लिए? ज़्यादा पानी पीना, जैसे बताते हैं कि डिहाइड्रेट नहीं हो, जो स्टोन बनता है उसके लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि यू शुड हैव एक लिबरल वाटर इनटेक एंड फ्लूइड इनटेक। वाटर इनटेक ना कह के फ्लूइड इनटेक कहें, जूस भी पी रहे हैं उसमें और आप चाय कॉफ़ी सब लिक्विड चीज़ें ले रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर आप पीते हैं पानी, 2.5-3 लीटर पर डे लिक्विड ले रहे हैं, तो येस दैट के लॉन्ग रन में कहते हैं कि किडनी पे ओवर स्ट्रेस हो जाती है, ओवरलोड करने लगता है। तो बेटर है कि इसको मॉडरेशन में रखें, जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना पिएं। तो ज़्यादा पानी पीना भी गलत है? गलत है। जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, जितनी प्यास लगे उतना पीजिए। बहुत लोगों की हैबिट होती है कि उस एक्सेस पानी पीते हैं। गाँव में लोटा भर के सुबह उठाए पे पिया, फिर 1 लोटा दोपहर में पी रहे हैं, नाश्ते से पहले पी रहे हैं, वो दैट इज़ रॉन्ग, दैट्स अ रॉन्ग हैबिट।
तो आइडियल रेंज क्या होनी चाहिए सर? ये क्या बहुत या मुश्किल है है? कहना, डिपेंड क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। समर्स में तो आप 1.5 से 2 लीटर हो जाता है, बहुत एक्सट्रीम वेदर है। हम यूपी में रहते हैं, कानपुर में, यहाँ तो जाड़ों में तो बिल्कुल ही पानी नहीं पीते। तो अगर 1 to 1 लीटर के आसपास सब विंटर में रखें और थोड़ा ज़्यादा रखें तो यू आर स्टे हाइड्रेटेड। सीनियर सिटीजन्स के लिए कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द सीनियर सिटीजन्स की हाइड्रेशन अच्छी नहीं होती, बिकॉज द किडनीज गेट वीक एंड दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन, मतलब हाइड्रेट इतना अच्छा नहीं कर पाते। तो बेटर ये है कि वो थोड़ा सा हाइड्रेशन, उनको पानी ज़्यादा चाहिए। Alright. Senior citizens, yes, they should keep themselves well hydrated. Then again, when I use the word well hydrated, this depends upon the climatic conditions. यूरोप में हो, बहुत ठंडा वेदर है तो वहाँ की इनटेक रिक्वायरमेंट कम होगी। इंडिया में हो, समर्स में रिक्वायरमेंट अलग होगी। तो आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वेल हाइड्रेटेड होना चाहिए। तो सर ये क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से आज जैसे हम यूपी उत्तर प्रदेश में हैं, यहाँ पे गर्मी पड़ती है और इंसान अपना बहुत सारा समय एसी में बैठ के बिताता है। ऑफलाइन वर्क भी इंसान बैठ करके अपने एसी में कर रहा है, ऑनलाइन जो ऑफलाइन वर्क हो रहा है, ऑनलाइन वर्क हो रहा है, वो भी यहाँ पे बैठ के कर रहा है। और जब आप एसी में बैठे होते हो तब आपको प्यास नहीं लगती है। तो क्या ये भी डिहाइड्रेशन होता है? यस, एसी क्लाइमेट की वजह से बॉडी से डिहाइड्रेशन होता है। तो स्पेशली जो लोग एसी में काम करते हैं, काफ़ी समय एसी में बिताते हैं, चाहे कार में, चाहे ऑफिस में, चाहे घर में, दे शुड बी कॉशियस इनफ, दे शुड टेक मोर वाटर। आपको प्यास नहीं लगेगी बहुत ज़्यादा, लेकिन आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, स्पेशली एयर कंडीशनिंग में। तो इन सब आदतों में से सर सबसे ज़्यादा क्या डैमेज कर, अगर मैं आपको बोलूँ इन आदतों को आप अगर रैंक करें तो वो डैमेजिंग हैबिट्स कौन-कौन सी होंगी? देखिए, सबसे इनके अलावा जो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग है कि वो स्मोकिंग, सबसे जो आपने अलग से बता रहा हूँ, स्मोकिंग कॉजेज एंडोथीलियल डिस्टर्बेंसेस इन द आर्टरीज विच कॉजेज हाई ब्लड प्रेशर। वो हाई ब्लड प्रेशर किडनीज के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान करता है। और दूसरी हैबिट जो बच्चों में शुरू हो जाती है लॉन्ग टर्म तक यूरिन रोकने की, वो आगे चल के अगर कंटिन्यूसली बनी रहेगी तो किडनी को डैमेज कर सकती है, ब्लैडर को डैमेज कर सकती है। और तीसरे रैंक पे फिर जो आता है वो आपकी, अगर ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है, डायबिटीज़ है, तो उसकी कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। दैट कैन प्रिवेंट और इवन डिले द प्रोग्रेशन ऑफ द रीनल डिजीज़। तो फर्स्ट 3 में सर डिहाइड्रेशन नहीं आता? डिहाइड्रेशन, आदमी देखिए, डिहाइड्रेशन एक क्लासिकल केसेस होते हैं जो ये पायलट्स या क्रू वाले होते हैं, दे आर ऑन वेरी लॉन्ग फ्लाइट्स, इनको पानी तो मिलता है लेकिन दे आर नॉट एबल टू गो टू द टॉयलेट सो फ्रीक्वेंटली एंड ऑल दैट। तो इनमें देखा गया है कि स्टोन फॉर्मेशन की संभावना रहती है। और दूसरा जो स्पेशली जो स्टोन बेल्ट्स हैं, गुजरात साइड में स्टोन बेल्ट है, एक तराई जो एरिया है यूपी का, इसमें स्टोन बेल्ट है, यहाँ का पानी बड़ा खारा होता है, लॉट ऑफ कैल्शियम। इन सब चीज़ों में कैल्शियम जब होता है दे टेंड टू प्रेसिपिटेट। तो इन वाले जो बेल्ट में लोग हैं उनको पानी अत्यधिक पीना चाहिए। तो सर स्टोन बेल्ट जो आपने मेंशन करा, तो क्या वो पानी पीने की वजह से भी स्टोन बन रहा है? नहीं, स्टोन नहीं, पानी पीने की वजह से नहीं, ये वो एरिया जहाँ का पानी में सिर्फ में कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा है। सो व्हेन यू आर टेकिंग दैट वाटर तो वो कैल्शियम डिपॉजिट में आई गेस वो किडनी बट में। दैट इज व्हाई यू नीड टू फ्लश देम ऑफ। ओके, सो अगेन मोर वाटर विल फ्लश आउट दैट yes, कैल्शियम yes, डिपॉजिट yes. फ्रॉम द किडनी। तो एक कोई रूल नहीं है कितना पानी पीना है, किसी की नहीं बता सकते आप। कीप योरसेल्फ वेल हाइड्रेटेड। सीनियर सिटीजन स्पेशली यू रिक्वायर मोर वाटर। वो जो वाटर कंजर्वेशन जो होता है बॉडी का, किडनी से होता है। आफ्टर जब 60 किडनी थोड़ी वीक हो जाती हैं, उतना नहीं, तो उसके पानी बहुत ज़रूरी है। अच्छा हाइड्रेट रखिए। जो स्टोन बेल्ट में है उनके में उनका पानी बहुत सॉल्टी और वैसा है, तो वहाँ पर ज़्यादा पानी चाहिए आपको। सर अब हम आदतें तो समझ गए, पर अब हम ये जानना चाहेंगे कि अगर डैमेज ऑलरेडी है तो वो कौन से साइंस होते हैं जो हमें बताते हैं? क्या फोमी यूरिन अर्ली वार्निंग है? देखिए, अगर फोमी यूरिन आता है तो उसको यूरिन को चेक कराना चाहिए। नॉर्मली फोमी यूरिन आता है जब प्रोटीन काफ़ी निकलने लगे बॉडी में से। प्रोटीन निकलता है का मतलब है कि किडनी से प्रोटीन एक्सेस फिल्टर हो रहा है, यानी कि फिल्ट्रेशन बैरियर थोड़ा डिस्टर्ब्ड है। तो ये डायबिटीज़ में बहुत कॉमन होता है, और भी किस बीमारियों में भी होता है। तो अगर है तो यस, यू शुड गेट इट चेक्ड पूरा। अगर प्रोटीन आ रहा है तो फिर उसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, उसको फिर इवेल्युएट करा जाएगा। किडनी की बायोप्सी ज़रूरत पड़ेगी तो वो करी जाएगी। जैसे होल
series of tests then which come under the gambit of the nephrologist. He will do everything to find the diagnosis. So, but it's not certain that it is necessarily kidney related issue. नहीं, अगर प्रोटीन आ रहा है इट इज थ्रू द किडनीज, तभी सूजन आएगी। और कभी कभी फोमी यूरिन, डिहाइड्रेशन अगर पेशेंट को है, पानी कम पिया है, तो भी फोमी यूरिन दिखने लगता है। ओके, एंड अगर हम यूरिन के कलर एंड फ्रीक्वेंसी की बात करें, सो इज दैट आल्सो अ साइन? कलर, अगर डार्क कलर की यूरिन आ रहा है, बहुत गाढ़ा यूरिन, गाढ़ा येलो का आ रहा है, डार्क येलो, तो इसका मतलब है कि देयर इज सम डिहाइड्रेशन एलिमेंट प्रेजेंट। अगर बहुत ही ज़्यादा डार्क यूरिन आ रहा है तो हम लोग को जॉन्डिस के बारे में भी सोचना पड़ेगा। जॉन्डिस अगर पेशेंट को है तो यूरिन बिल्कुल डार्क येलो हो जाएगा। सर्टेन ड्रग्स जिसकी वजह से भी डार्क होता है, अगर कोई एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन ले रहा है, रिफेम्पिसिन वगैरह है, उनमें एकदम डार्क कलर हो जाता है यूरिन का, ऑरेंजेशन डार्किश हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो रही तो हमको देखना पड़ेगा यस ये कोई इन्फेक्शन तो नहीं है यूरिन में। यूरिन में अगर इन्फेक्शन होगा तो बार बार अर्ज होगी या देंगे। सीनियर सिटीजन्स में, मेल्स में देखा गया है कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बहुत होती है। प्रोस्टेट अगर आपकी बढ़ रही है तो आपको बार बार इरिटेट करेगा ब्लैडर को, तो बार बार जाओगे। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लग रही है, बार बार यूरिनेशन हो रहा है, वन शुड गेट हिमसेल्फ चेक्ड। ऑलराइट, पूरा उसको वैलिडेट करना पड़ेगा। और अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो क्या बार बार यूटीआई होने से भी किडनी पे प्रभाव पड़ता है? यूटीआई क्यों हो रहा है बार बार? फीमेल्स में यूरेथ्रा छोटी होती है तो उसमें संभावना रहती है, स्पेशली सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में बहुत कॉमन है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मेल में यूटीआई हो रहा है तो कोई ना कोई कॉज होगा, या तो एल्डरली है तो प्रोस्टेट होगा, यंग मेल है तो कोई स्टोन है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई और एनाटॉमिकल चक्कर तो नहीं है जिस वजह से हो रहा है। यस अगेन फिर आपको इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ओके, एंड सर जैसे हम लोग ने शुरुआत में बात करी थी, थकान, हेवीनेस, स्वेलिंग, क्या ये भी कारण है? देखिए, किडनी फेलियर जब लेट स्टेज में पहुंचते हैं तो किडनी के बहुत सारे काम हैं बॉडी में। एक मेजर काम किडनी जो करती है तो वो तो सारे बॉडी का टॉक्सिन्स निकालती है। उसके अलावा ये हीमोग्लोबिन को भी मेंटेन करती है बॉडी में। हीमोग्लोबिन बनता जो है वो एरिथ्रोपोइटिन के हार्मोन की इन्फ्लुएंस में बनता है, और ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन किडनी से निकलता है। तो इन शॉर्ट किडनी प्लेज अ रोल इन दी फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द बॉडी। जब किडनी फंक्शन पुअर हो जाता है तो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन कम हो जाता है। जब हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन कम हो जाएगा तो वीकनेस आएगी, थकान लगती है बॉडी। ऑलराइट, और अगर सर हम बात करें साइंस की, बहुत बेसिक साइंस की, तो लोगों को लगता है कि मेरे पेट में दर्द नहीं है, मेरे बैक में दर्द नहीं है, और क्या नहीं दर्द होने के बाद भी ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे किडनी में डैमेज है एंड वी आर नॉट नोइंग दैट? आर दीज ऑल्सो अ साइन? नहीं, एडमिट बता रहा हूँ ना, किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें कभी कभी कोई सिम्टम नहीं होता। आप जाते हो किसी और चीज़ का टेस्ट कराने और पता लगा ब्लड में भी इन्वेस्टिगेशन में निकल आया, और किडनी में अल्ट्रासाउंड में भी निकल आया, यूरिन में भी डिस्टर्बेंसेज आ गए। इट इज़ अ साइलेंट डिजीज and only presents when it is 85% damage. That is why it is very dangerous. ऑलराइट, भाई किसी चीज़ में अगर कोई आपको दर्द अगर पहले शुरू हो जाए तो आप ज़रूर जाओगे, किसी को दिखाओगे, जब तक आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा। ऐसे कोई साइंस ही नहीं है जिसको हम इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपने बताया कि यू गेट टू नो ओनली व्हेन इट इज ऑलरेडी 85% डैमेज्ड। यस, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि फिर आई विल री एम्फसाइज अबव एडल्टहुड, 30 साल के बाद की उम्र के बाद भी सब फिट हैं, स्पोर्ट्समैन भी हैं, सब कुछ हैं, साल में एक बार जनरल चेकअप करा लेना चाहिए। ओके, डायबिटिक्स हैं तो साल में 2 बार कराओ। दिस विल यू विल कम टू नो। मैं डॉक्टर हूँ, अपना चेकअप कराता रहता हूँ साल में एक बार तो मिनिमम। सर आपने अभी मुझे विमेंस में से रिलेटेड यूटीआई के बारे में बताया, अब उस एंगल में मैं आपसे कुछ और भी चीज़ें पूछना चाहता हूँ। विमेंस के पीरियड्स में ब्लोटिंग होती है, वाटर रिटेंशन होता है, इसमें क्या कनेक्शन है किडनी का? किडनी से नहीं रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड है। जो हार्मोन का इंटरप्ले होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, उससे रिलेटेड है। सर्टेन हार्मोन्स कॉज रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी, दैट इज व्हाई इट इज नॉट रिलेटेड टू किडनीज। ओके, एक सर बहुत स्पेसिफिक सवाल, प्रेगनेंसी में किडनी पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, जीएफआर जो एक किडनी रिलेटेड मेजर होता है, ये विमेंस की प्रेगनेंसी के टाइम पे अलग होता है,
और जनरल मेजर अलग होता है, तो इसमें क्या कनेक्शन है, प्लीज़ बताइएगा। ऐसा है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज हाइपर फिल्ट्रेशन इन द किडनी, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, यूट्रस का भी बढ़ता है, किडनी में भी बढ़ जाता है। तो जो मतलब गाड़ी जो है, जो पहले नॉर्मल 60 किलोमीटर पर आवर पे चलती थी, वो अब गाड़ी समझ लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, 90 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है। तो सारे पैरामीटर्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। नॉर्मल जो हम मेजर करते हैं क्रेटिनिन लेवल जो ब्लड का होता है, नॉर्मल लेडी का क्रेटिनिन लेवल 1.11 करीब रहता है, तो प्रेगनेंसी में 0.8 आ जाता है। तो बिकॉज देर इज हाइपर फिल्ट्रेशन इन द किडनीज, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। जैसे प्रेगनेंसी खत्म होगी ये सब रिवर्स कर जाता है। ओके। इसमें ये इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं दे डू नॉट कम टू अ नेफ्रोलॉजिस्ट, ये जो गायनाकोलॉजिस्ट देखती हैं उनको, तो गायनाकोलॉजिस्ट शुड बी वेरी अवेयर कि क्रेटिनिन इनका 0.8 0.9 तो ठीक है। अगर प्रेग्नेंट लेडीज से क्रेटिनिन 1.1 के आसपास जा रहा है तो यस कुछ दिमाग में आना चाहिए, कुछ किडनी फंक्शन में डिस्टर्ब तो नहीं है। अब ब्लड प्रेशर इनका हमेशा लो रहता है बिकॉज ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर, देयर ब्लड प्रेशर स्टेज लो। नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 रहेगा, 80 के आसपास रहेगा। जब इनका बीपी भी 110 दिखने लगे हाई, तो इसका मतलब हाई हो रहा है कुछ। तो देयर सटल साइंस विच गायनाकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टिशियन शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ, दे शुड नो अबाउट इट। ये पेशेंट नेफ्रोलॉजिस्ट पे नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। ये पेशेंट नेफ्रोलॉजिस्ट के बाद तभी आएंगे जब कोई गायनाकोलॉजिस्ट इनको भेजेगी, उसमें उसको सस्पिशन होगा। सर विमेंस में क्या किडनी रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा इग्नोर होते हैं, क्या ऐसा सच में है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो अभी डिपेंड अगेन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द सोसाइटी। अगर एफ्लुएंट क्लास है, एजुकेटेड क्लास है, इफ दे आर अवेयर ऑफ द थिंग्स, दे नथिंग विल बी इग्नोर्ड। और अगर वो थोड़ा लोअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का है और अनएजुकेटेड क्लास का है, तो वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सब जगह इग्नोर होगा वो। ओके। हाँ, एक सोसाइटी का मिथ ऐसा है कि अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो सारा रिसोर्सेज मेल मेंबर पर ज़्यादा खर्च होते हैं बिकॉज ही इज़ द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। दिस इज़ अ कल्चरल दिस थिंग, सोसाइटी का मिथ कह लो ये। स्ट्रेस और एंजाइटी ये किडनी पर कितना असर डालती हैं? देखिए, स्ट्रेस और एंजाइटी का कोई बहुत डायरेक्ट रोल नहीं है किडनी पे। स्ट्रेस की वजह से आपको अलग चीज़ें होती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर होता है। हाई ब्लड प्रेशर अगर सस्टेन्ड रहेगा, किसी कॉज वजह से होगा, देन यू sooner or later it will affect the kidneys. So basically BP is the culprit. Cause could be stress, could be excessive salt intake, could be some heart disease, could be anything. तो डाइट के जो चेंजेस हैं, लाइफस्टाइल के जो चेंजेस, वो ऐसे होने चाहिए कि बीपी आपका कम रहे। बीपी कम रहेगा तो किडनी सेफ रहेगी। ओके, बट स्ट्रेस कैन आल्सो बी वन ऑफ दैट फैक्टर। यस, स्ट्रेस विल लीड टू हाई बीपी एंड सारे हाई बीपी के ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। हार्ट पे असर करना, आँखों पे असर करना, किडनी पे असर करना। सस्टेन्ड हाई ब्लड प्रेशर कैन लीड टू टारगेट ऑर्गन डैमेज एंड टारगेट ऑर्गन्स आर किडनी, रेटिना ऑफ द आई एंड द हार्ट। ऑलराइट, स्ट्रेस नहीं लेना, सो स्ट्रेस डिस्टर्ब्स योर ब्लड प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर कैन डिस्टर्ब योर किडनी। यस। ऑलराइट, तो सर आज का एक अगले एपिडेमिक भी हम ये मान सकते हैं, ये एंजाइटी इज ऑल्सो अ नेक्स्ट। देखिए, द बिगेस्ट एपिडेमिक जो कहा जाता है इस समय वर्ल्ड में है, दैट इज मेंटल हेल्थ। ये दिखता नहीं है, इसके कोई आपको लक्षण नहीं दिखेंगे, बट पीपल आर सफरिंग अ लॉट। कुड बी बिकॉज ऑफ फैमिली स्ट्रेस, कुड बी बिकॉज ऑफ वर्क स्ट्रेस, कुड बी बिकॉज ऑफ पर्सनैलिटी स्ट्रेस। लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी यस, कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि दूसरा आदमी को स्ट्रेस दे रहे हैं, खुद भी लेते हैं। तो एंड पीपल आर प्रोन फॉर टू टेक स्ट्रेस देमसेल्व्स। तो इसको बहुत काउंसलिंग की ज़रूरत है, कभी कभी मेडिसिन की भी हेल्प लेनी चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा जो चेंज आया है वर्क में ये ओवर द इयर्स इज दैट पीपल आर गेटिंग मोर एम्बिशियस, लेसर जॉब्स, मोर कंपटीशन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। स्कूल से लेकर कॉलेज में जब बच्चा जाता है उससे पहले एडमिशन टेस्ट, चाहे इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, फिर दैट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल। सम पीपल कैन हैंडल, सम पीपल डोंट हैंडल, आर नॉट एबल टू हैंडल। कॉलेज में आ गए तो वहाँ पढ़ाई का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस। सो इवन इफ यूर इन सर्विस, चाहे गवर्नमेंट सर्विस में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, जॉब का स्ट्रेस।
कंपटीशन का स्ट्रेस। whatever reason, every person may have a stress of some different kind. So इसके लिए counseling, your personality, you need lot of emotional strong backup for all this. तो इसके लिए देखा that people who have very good family life are blessed in the sense कि उनकी stress levels कुछ कम रहते हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों का देखा गया कि सब कुछ ठीक चल रहा है लाइफ में, अगर फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस है, स्पाउस हैं, बच्चे हैं, इनमें से कुछ समस्या है, तो फिर लाइफ इज बिकम वेरी डिफिकल्ट। यस। तो कौन कितना स्ट्रेस हैंडल कर लेता है उस पर डिपेंड करता है। और ऑल दिस लीड्स टू डिस्टर्बेंस, गैस्ट्रिक अपसेट होता है, इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। सर एक फैसिनेटिंग सा सवाल, एक नॉर्मल इंसान का बीपी दिन रात एक जैसा नहीं होता, तो बॉडी क्लॉक भी एक चीज़ होती है, तो ये दोनों ही चीज़ें प्लीज़ समझाइएगा। देखिए नॉर्मल फिजियोलॉजी के हिसाब से एक बॉडी रिदम होती है। अब आप कहाँ रह रहे हो, जैसे इफ़ यू आर स्टेइंग इन इंडिया, यहाँ पर सनसेट सनराइज जो है उसके हिसाब से बॉडी क्लॉक चलती है आदमी की। यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में सनसेट सनराइज लगभग इक्वल रहता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, जाड़ों और थोड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आप यही चीज़ चले जाएँ नॉर्दर्न यूरोप में, स्वीडन में, तो वहाँ तो गर्मियों में तो सन निकल आता है जल्दी और ख़त्म 11 बजे तक रात में सूरज रहता है। और विंटर्स में एकदम उल्टा है, सन निकलता है दोपहर में 11 बजे से 12 बजे से 2 बजे तक। तो बॉडी क्लॉक वैसे ही एडजस्ट हो जाती है। तो हम एक नॉर्मल रिदम ये है कि जो ऐसे हम इंडिया की बात करें जहाँ हम लोग रह रहे हैं, एक बॉडी क्लॉक का रिदम ऐसा है कि वी आर यूज्ड टू आवर स्लीपिंग टाइम एंड गेटिंग अप टाइम इज डिपेंडेंट ऑन दी सनसेट सनराइज। इससे गवर्नड होता है, डिपेंडेंट नहीं गवर्नड होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त जैसे हिंदी में कहते हैं। तो इस अगर देखा जाए तो ब्लड प्रेशर का रिदम भी बॉडी का ऐसे ही चेंज होता है। व्हेन यू स्लीप इन द नाइट अराउंड 10-11 बजे आप सोते हैं, तो जब आप सुबह सो के ड्यूरिंग द स्लीप ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर डिप करता है, इसे नॉर्मल डिपिंग कहते हैं। तो जो 120 बीपी नॉर्मल रहता है वो गिर के लगभग 70-80 तक आ जाता है और कभी कभी नीचे भी। और ये 3 बजे के आसपास से गिरेगा और धीमे धीमे 5-6 बजे के बाद से राइज करना शुरू करेगा। बाय द टाइम द सन राइजेज एंड यू गेट अप, इट कम्स बैक टू नॉर्मल। दिस इज जनरली हैपन्स व्हेन यू आर इन गुड स्लीप। जब डीप स्लीप में होगा तो ये होता है, दिस इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। जो पेशेंट्स हाइपरटेंसिव हो जाते हैं उनकी ये ग्रेजुअली डिस्टर्ब होने लगती है, जो डिप होता है रात में वो कम हो जाता है। जो नॉर्मली गिरना चाहिए 70-80 तक, वो उनका गिरता 90 तक है, फिर वो गिरना बंद हो जाता है। और फिर जब वो राइज करता है तो फिर ज़्यादा राइज कर जाता है सुबह, वो साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। ओके। तो इसीलिए देखा गया है कि जो बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं, स्पेशली सीनियर सिटीजन, इन लोग की हिस्ट्री मिलती है कि सुबह सुबह 5 बजे के आसपास टॉयलेट गए, वहाँ बैठे और वहाँ पर एकदम से जोर लगाया तो वहीं स्ट्रोक आ गया। ओके। क्योंकि बीपी एकदम से शूट अप कर जाता है। फिर वेरी क्लासिकल, जाड़ों के में ज़्यादा होता है और विंटर समर में थोड़ा कम रहता है। तो ये डिपिंग मैकेनिज्म जब डिस्टर्ब होगा तो डैमेज होता है। ऐसे ही यही जब ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशंस रहते हैं तो किडनी पे भी लॉन्ग टर्म पे असर करते हैं। तो आजकल तो ये नई स्टडीज़ ये बता रही हैं कि अगर मेडिसिन लेनी है ब्लड प्रेशर की, दिन में एक बार लेनी है तो रात को 8 बजे लो। इसका रीज़न ये है कि मैक्सिमम इफेक्ट मेडिसिन का जो है 5-6 घंटे में आ जाएगा। तो वो डिपिंग जब होती है और आपकी अगर नॉर्मल डिप नहीं हो रही है तो ब्लड प्रेशर की दवा खाने से वो कुछ अटेन होगा, तो जब वो राइज करेगा तो उतना राइज नहीं करेगा, थोड़ा प्रोटेक्टिव रहेगा। ओके। अगर आप सुबह 8 बजे दवा खाते हो तो डिपिंग का जो फिनोमेना है वो 16 घंटे बाद आ रहा है ना, रात को 16 से ज़्यादा मतलब 20 घंटे बाद आ रहा है। तो उस समय तक सर्टेन अमाउंट ड्रग का इफेक्ट वेन ऑफ करने लगता है। ऑल राइट। और क्या मैं इससे ये भी मान सकता हूँ कि हमें हमारी रात की स्लीप साइकिल बहुत ज़रूरी है? जैसे आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हम यंग जनरेशन में देख रहे हैं कि बहुत देर तक सोते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है कि गुड स्लीप इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, दैट इज़ द मस्ट। 7 घंटे की बहुत डीप स्लीप अगर कोई है तो ही ऑलवेज हिज सिस्टम विल वर्क प्रॉपरली और उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट क्या शेड्यूल भी मैटर करता है? जैसे हमने अब शेड्यूल मैटर करता है, बट लेकिन आप
रेगुलरली अगर 2 बजे सो गए तो बॉडी फिर अडेप्ट हो जाती है उससे। ओके। ये स्पेशली देखा जाता है जब ये आप अडेप्टेशन का, जब आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाओ और या वेस्ट जाओ, अमेरिका की तरफ जाओ, तो उस बॉडी को टाइम लगता है वहाँ की से जेट लैग इसी को कहते हैं, वहाँ की रिदम में आने में, वहाँ का सनराइज सनसेट और उस सब के हिसाब से। So It the takes body few days. adapts gradually. हाँ, तो ये जो लोग रात को रेगुलरली 2 बजे सोते हैं और 9 बजे उठते हैं, लेकिन 7 घंटे की स्लीप ले रहे हैं, 6-7 घंटे की, तो उनको दे आर टेकिंग गुड स्लीप, बट बॉडी हैज अडेप्टेड टू देयर टाइमिंग नाउ। ओके सर, लोग बीपी की दवा लेते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि किडनी रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये कितना कॉमन है? नहीं, देखिए, ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जिसका जेनेसिस किडनी में होता है। अगर सोडियम पोटेशियम का जो बैलेंस है वो किडनी मेंटेन करती है, जब वो बैलेंस डिस्टर्ब होने लगता है और साथ में वेरियस फैक्टर्स डिस्टर्ब होने लगते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। और इसके लिए जीन्स होते हैं, इसे एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। फादर को भी था, चाचा जी को भी था, बेटे को भी है, ब्रदर्स में भी है, तो इस रन्स इन फैमिलीज, किसी को जल्दी आ जाता है, थोड़ा किसी को लेट आता है, तो ये जेनेटिक चलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यही ब्लड प्रेशर जो है कभी इतना डिस्टर्बिंग होता है कि किडनी स्ट्रक्चरल में जब डैमेज होने लगता है ब्लड प्रेशर की वजह से, तो किडनी से भी ब्लड प्रेशर, किडनी डैमेज की वजह से भी बीपी बढ़ने लगता है। सर ये कैसे पता चलेगा कोई एक इट इज़ इंसान वेरी डिफिकल्ट टू से, कैन नॉट बी नोन? वेरी, मतलब कोई पिन पॉइंट इसका टेस्ट नहीं है। 40 साल की उम्र में अभी ब्लड प्रेशर हो गया, हाँ, लोग कहते हैं जैसे उम्र बढ़ रही है थोड़ा बीपी हो जाता है सबको, इसे एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, रन्स इन फैमिलीज, जेनेटिक होता है। इसी में जब बहुत ज़्यादा किसी किसी को अनकंट्रोल्ड बहुत समय तक रह गया ये, तो फिर वो किडनी भी डैमेज करने लगता है। और किसी की यंग एज में किडनी डैमेज होकर पहले हो गई किसी कारण से, तो वहाँ भी बीपी आने लगता है। तो जब यंग हाइपरटेंसिव हमारे सामने आता है 25 साल का, 30 साल का, तो हम ज़रूर एज अ डॉक्टर कोशिश करते हैं, ट्राई टू फाइंड आउट कॉज क्या है, वेदर इट इज सम अराइजिंग फ्रॉम द किडनी और सम अदर रीजन, और इट इज अ पार्ट ऑफ द एसेंशियल हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन जनरली इज सीन आफ्टर द एज ऑफ 40, अराउंड 40। अगर कोई अर्ली आ रहा है तो हम लोग पहले ये सोचते हैं कि किस और डिजीज की वजह से बीपी हो रहा है। And if it is not a disease, it can also come because from the the part family. of the essential hypertension which runs in families. डायबिटीज आपकी आइज को, किडनीज को, नर्व्स को, सबको डैमेज कर रहा है, लेकिन जो एक इंसान डायबिटिक है उसको क्या समझने की ज़रूरत है? देखिए, डायबिटिक इंसान को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखना है कि शुगर कंट्रोल करनी है। अब डायबिटिक्स में भी वेरी बहुत करता है। अगर किसी के फादर मदर दोनों को डायबिटीज़ है, देन ही इज इनहेरिटिंग द जीन्स फ्रॉम बोथ साइड्स, देन उसके डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे, राइट। और अगर किसी को एक पेरेंट्स को डायबिटीज़ थी तो कंपैरेटिवली सम चांसेस ऑफ हैविंग कॉम्प्लिकेशन विल बी लेस। मैंने ऐसा भी देखा है लोगों को कि फादर मदर दोनों डायबिटिक थे, 5 बच्चे, पांचों को डायबिटीज़, 5 में से ये सब जीन्स का इंटरप्ले है। बहुत डिफिकल्ट है कहना किसको, एक को आंखों पे असर आया, एक को किडनी पे असर आया, एक को सब कुछ ठीक चल रहा है, नसें हैं कि वो चल ही नहीं पाता है, मसल्स और नर्व्स बहुत वीक हैं। सो एंड वन वॉज वेरी, कहते एक जो सबसे छोटा भाई था उसको बहुत दिक्कत थी, उसको बेचारे को किडनी ही फेल हो गई, आंखों पे भी असर आ गया। तो ये जेनेटिक इंटरप्ले कौन से को क्या मिलेगा कहना बहुत मुश्किल है। और जब पर्सन विथ having kidneys and eyes and nerves, all the three being affected, is really having bad genes. क्या उसके लिए इसका उपाय है? ट्रीटमेंट सबसे पहला तो ये है कि कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल योर ब्लड शुगर। उसके बाद जैसे जैसे ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन होती जाती हैं आप उसका ट्रीटमेंट करते जाते हो। कितना सक्सेसफुल होता है, कितना रिलीफ मिलता है, दैट डिपेंड ऑन दी एक्सटेंट ऑफ द डैमेज। और सेकेंडली ये होता है कुछ के जीन्स होते हैं जो बहुत माइल्ड होते हैं, जीन्स माइल्ड होते हैं, लेकिन उनका अगर इन्वायरमेंटल वो अच्छा रखें, इन्वायरमेंट का मतलब ये कीप द इन्वायरमेंट वेरी कंड्यूसिव, वेट अच्छा कंट्रोल रखें, डाइट अच्छी रखें, एक्सरसाइज अच्छी करें, तो डायबिटीज मैनिफेस्ट ही ना करें उनको। ऐसे कहते हैं ना, एक कहावत है ना कि अपने पेरेंट्स से पूर्वजों संस्कार बहुत अच्छे मिलते हैं। सब अपने पेरेंट्स से अच्छे संस्कार लेके आते हैं, लेकिन संस्कार के साथ साथ ये जीन्स भी मिलते हैं जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छे जीन्स मिले, यू आर लकी, यू आर फिट टिल द एज ऑफ 60-70। जीन्स में अगर गड़बड़ है तो आप अपने इन्वायरमेंट कितना अच्छा रखते हैं तो उस पर डिपेंड करता है।
आपके जीन्स अच्छे नहीं हैं, यू हैव डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज इन द फैमिली, फिर आप उसके अब आप एज एन एनवायरनमेंट आप उसको क्या देते हो उस पर डिपेंड करता है। गुड हेल्थ, गुड ईटिंग हैबिट्स, गुड फिजिकल एक्सरसाइज, दैट जीन्स तो हैं बट मैनिफेस्टेशन उनका कम हो जाएगा ना। दिस इज इम्पॉर्टेंट। गॉट। हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें अभी तक जान ली, लेकिन अब एक बहुत कॉमन सा सवाल, बहुत बेसिक सवाल हमारी ऑडियंस के लिए, उनको ये सब तो पता चल गया, लेकिन अगर वो रियलिटी में चेक करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनकी किडनी हेल्थ कैसी है, तो उनको कौन से टेस्ट कराने चाहिए? एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, और दूसरा उसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज के टाइम पे एक चीज़ बहुत कॉमन लोग कर रहे हैं, अपना टेस्ट कराने के बाद वो रिपोर्ट उठा के चैट जीपीटी को दे देते हैं और चैट जीपीटी से पूरा एनालिसिस कराना चाहते हैं। तो सर पहले हमें ये प्लीज़ बताइए कि कौन से टेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टू नो आवर किडनी हेल्थ? देखिए, सबसे पहली चीज़ करानी चाहिए आपको यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन क्लियर है नहीं, यूरिन में प्रोटीन आ रहा है कि यूरिन में इन्फेक्शन है, यूरिन में WBC आ रहा है, यूरिन में RBC तो नहीं आ रहा, ब्लड तो नहीं निकल रहा है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यूरिन से मिलती है। उसके बाद ब्लड का टेस्ट होता है, उसे हम लोग सीरम क्रेटिनिन कहते हैं, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन ये सब कहते हैं। ये टेस्ट दिखाता है किडनी का फंक्शनिंग कैसा है। रफ एस्टिमेट होता है क्रेटिनिन जो है, बहुत एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन क्लिनिकली बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है, सबसे इजी है और नियरेस्ट है टू एक्यूरेसी। सीरम क्रेटिनिन से ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता क्या है, तो इसके लिए भी प्लीज़ थोड़ा देखिए, सा हमें सीरम बताइएगा। क्रेटिनिन क्या है? क्रेटिनिन एक मसल का बाय प्रोडक्ट है, मसल मास का एक बाय प्रोडक्ट। जब मसल मास टूटता है तो वो क्रेटिनिन बनता है। तो जब किडनी किसी वजह से, एक नॉर्मल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है कि मसल टूटता रहता है, रीजनरेट होता रहता है बॉडी में डेली डेली डेली, तो क्रेटिनिन बनता रहता है बॉडी में। तो अगर किडनी हेल्दी रहेगी तो क्रेटिनिन, मेजॉरिटी ऑफ द क्रेटिनिन बाईपास इज पास्ड इनटू द यूरिन, रिटेन नहीं होता ब्लड में। तो इसकी वैल्यू नॉर्मली 1.1 1.2 के आसपास होती है। और जब किडनी फेल होने लगती है, कुछ कम काम करती है, तो ये जो क्रेटिनिन बनता है ये पूरा पास नहीं हो पाता यूरिन में, तो इसकी वैल्यू जो है बढ़ने लगती है। इस तो 1.3 हो जाएगी, 1.4 हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। तो ये एक बहुत रफ एस्टिमेट होता है। अगर इसको डीपली चला जाए तो क्रेटिनिन के अलग भी कुछ मिथ्स हैं, फैलेसीज हैं। तो कहने का मतलब बस ये है कि क्रेटिनिन इज़ अ बेस्ट अवेलेबल मार्कर to detect the renal function in today's clinical practice, नंबर 1। नंबर 2, अब मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, क्योंकि क्रेटिनिन एक मसल मास से डिपेंड होता है। तो क्रेटिनिन की जो वैल्यू होती है उसको आपको इंटरप्रेट करना होगा। एग्जाम्पल, अगर 20 kg का बच्चा है, उसका क्रेटिनिन लेवल 2.5 है, 2 है एग्जाम्पल, और 100 kg का एडल्ट है, 50-year-old मैन, 100 kgs, उसका क्रेटिनिन 2 है। तो इसका मतलब दोनों जगह अलग अलग है। बच्चे में मतलब एडवांस्ड किडनी फेलियर, क्योंकि दो के उसे मसल मास ही नहीं है, बच्चे में 20 kg में क्या मसल मास होगा। और एडल्ट में माइल्ड रीनल फेलियर, क्योंकि उसका मसल मास बहुत ज़्यादा, उसका क्रेटिनिन प्रोडक्शन है ही बहुत ज़्यादा। ओके। तो इसको आपको कोरिलेट करना पड़ेगा अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग चीज़ों को देखने के बाद। सर्टेन कंडीशन जिसमें फॉल्सली एलिवेटेड होता है क्रेटिनिन, बहुत डिहाइड्रेटेड पेशेंट तो क्रेटिनिन बहुत हाई जाएगा, लेकिन साथ में ब्लड यूरिन नाइट्रोजन भी बढ़ेगा, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी रिकवर भी करता है वो। तो कोई एक कंप्यूटराइज फिगर नहीं है कि जिसको आप लें और एकदम से लपक जाएं कि इस पर या कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ कर लें। इट हैज़ टू बी अंडर सीन एंड रेड इंटरप्रेटेड इन अ वेरियस क्लिनिकल सिचुएशंस। गॉट इट सर। तो आपने मुझे ये बताया कि साल में एक बार टेस्ट ज़रूर कराना है, तो एक हेल्दी इंसान को भी साल में एक बार टेस्ट कराना बिल्कुल चाहिए? कराना चाहिए, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कराना चाहिए। जस्ट टू रिमेंबर, साल में एक बार, आप कहते हो ना साल में एक बार कराओ टेस्ट, तो कैसे, जैसे अपना बर्थडे याद रखते हो उसी दिन टेस्ट करा लो, यू विल नॉट फॉरगेट इट। और सर दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे पूछी, अब जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स हैं, तो आपने मुझे बताया कि रिलेटेबल है, मतलब कि आपने एक 2 साल के बच्चे का एग्जाम्पल दिया और एक एल्डरली का एग्जाम्पल दिया। तो हम में से बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, चैट जीपीटी को उठा करके अपना रिपोर्ट दे देते हैं। ये कितना सही है? क्या हमें एग्जामिनेशन अपने डॉक्टर से ही समझना चाहिए, और क्या हमें इस पे निर्भर रहना चाहिए? देखिए, जो आपका सवाल है, दिस इज वेरी पर्टिनेंट इन टुडेज वर्ल्ड।
आया फिगर आप में चैट जीपीटी के पास जो इंफॉर्मेशन फीडेड होती है वो बिल्कुल गाइडलाइंस के हिसाब से होती है, ऐसा है तो ऐसा है, 2 + 2 = 4, every maths book all over the world will make it 4, but medicine में 2 + 2 could be 4 for majority, could be 3.5, could be only 3, depending on his body build, depending on his status, depending on his various other things. तो जो उसकी अलग अलग वेरिएशन होती हैं, वो वेरिएशन जो हैं आपकी डिपेंड करता है वो आपकी क्लिनिकल कंडीशन पे, तो वो आपका डॉक्टर ही बेटर गाइड कर सकता है इसमें। तो ये जो गाइडलाइन के हिसाब से जो आपको फिगर मिल जाएगी कंप्यूटर से, चैट जीपीटी से, बट दैट मे नॉट बी एप्लीकेबल टू योर केस, इन एवरीवन्स केस। हर एक की वो जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग होती है, वो आपका डॉक्टर ही करेगा। तो सर जैसे आपने मेडिसिन के केस में बोला इट कैन बी 2 + 2 = 3.5 फॉर समवन, ऐसा क्यों? ऐसे कि अगर पेशेंट, इसलिए ना, पेशेंट की एज ज़्यादा है, बॉडी बहुत वीक है, सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, वो फ्रेल पेशेंट है, पेशेंट को कैंसर है, ही इज हार्बरिंग कैंसर, द थिंग माइट चेंज, पेशेंट हैज डायबिटीज, तो कोई और क्या कोमॉर्बिडिटीज अलग अलग हैं, उस पर वेरी करेगी सारी फिगर्स भी, और उसका ट्रीटमेंट भी वेरी कर जाएगा। ऑलराइट। तो वो आप इंडिविजुअल वेरी करता है। यंग हेल्दी इंडिविजुअल, स्पोर्ट्समैन, 30-year-old, सारी फिगर चैट जीपीटी से मैच कर जाएंगी। सर ये तो बात हो गई एआई वाली। इसके अलावा भी बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं लोगों के मन में। सो लेट्स हैव अ रैपिड फायर मिथ बस्टर राउंड। मैं आपसे कई सारे मिथ पूछूंगा एंड आई वांट यू टू बस्ट ऑल ऑफ देम। सबसे पहला ये है कि इंसान को लगता है मेरा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, मुझे सीधे डायलिसिस के लिए भागना है, ये कितना सच है? नहीं, क्रिएटिनिन के लेवल पे कुछ भी कहना गलत है। क्रिएटिनिन लेवल देख के इंटरप्रेट करना बिल्कुल सही नहीं है। क्रिएटिनिन व्हेनेवर हैज़ टू बी इंटरप्रेटेड, इट हैज़ टू बी इंटरप्रेटेड ऑन द पेशेंट clinical profile. It varies from patient to patient. Many other things have to be considered. क्या बेसिक डिजीज़ है, क्या नहीं है, तो ये एक वैल्यू पे आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। इट योर डॉक्टर विल डिसाइड द सीरियसनेस ऑफ द क्रिएटिनिन, वेदर इट व्हाट हैज़ टू बी डन। किडनी रिलेटेड इश्यूज एल्डरलीज में ज़्यादा होते हैं, ये कितना सच है? एल्डरली में किडनी रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा होते हैं, ये सच नहीं है। किडनी की फिजियोलॉजी बदल जाती है एज यू एज, योर filtration rate or the clearance power of the kidneys goes down. जो किडनी के जो क्लियरेंस पावर है, कंसंट्रेशन पावर है, वो धीमे धीमे कम हो जाती है, और ये लाइफ टाइम में इतनी कम नहीं होती कि आदमी की को डायलिसिस पे चला जाए या किडनी फेल हो जाए। तो जब आप 65 या 70-year-old पेशेंट को देख रहे हो, तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि इसकी किडनी थोड़ी वीक है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। अगर यूरिन नॉर्मल आ रही है तो मेरी किडनी एकदम सही है, ये बहुत बड़ा मिथ है। यूरिन का होना बराबर, इफ यू आर पासिंग 2 liters of urine per day, that does 1.5 to 2 liters per day, that doesn't mean your kidneys are healthy. होता ये कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें किडनीज में सिर्फ वाटर पास हो रहा होता है, सल्यूट्स और गंदगी नहीं निकलती। देयर आर सर्टेन कंडीशंस, देन yes again these patients have to be totally evaluated, and then even such patients may require dialysis even after making almost 2 liters of urine per day. तो ये अगेन क्लिनिकल सिचुएशंस होती हैं जिसमें ट्यूबुलर इंजरीज ज़्यादा होती हैं, उसके लिए अगेन इट हैज़ टू बी वर्कड अप एंड सीन इन अ टोटल सिनेरियो, केस सिनेरियो। मेरी किडनी में प्रॉब्लम है और मैं बहुत सारा पानी पीऊँगा तो वो क्लियर आउट हो जाएगा। दिस इज अगेन अ मिथ। एक्सेसिव वाटर इनटेक लॉन्ग टर्म में नुकसान करता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो पानी से रिलेटेड ही नहीं है, किडनी की इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेज और ग्लोमेरुलर डिजीज, उससे ज़्यादा पानी पियोगे तो नुकसान भी कर सकती हैं। येस अगेन, नो वन सिंगल लाइन आंसर, कंसल्ट योर डॉक्टर, एवरी पेशेंट इज डिफरेंट। पानी ज़्यादा पीना मे बी हार्मफुल एंड इट कैन नॉट बी वन कैन से कि इसको क्लियर एक दफ़े में हो जाएगा। किडनी स्टोन में हमेशा पेन होता ही होता है, अगर किडनी स्टोन है तो पेन होगा? ये भी मिथ है एक। किडनी स्टोन में तब पेन होता है जब किडनी यूरेटर में आ जाती है। स्टोन जो है यूरेटर में आ जाता है। किडनी के यूरेटर में जब स्टोन
ट्रैवल करके पहुंच जाता है तब बहुत पेनफुल होता है। जब किडनी का जो स्टोन है वो अंदर किडनी के फंसा होता है और ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता, सालों साल वो पड़ा रहता है, पेनलेस रहता है। किडनी स्टोन्स होम्योपैथिक मेडिसिन से आराम से निकल जाते हैं। मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरा बहुत होम्योपैथी में एक्सपीरियंस नहीं है। सर्टन स्टोन्स, if you take good fluid intake and all, certain stones by themselves disintegrate and pass off into the urine, certain of stones. So it's not very clear whether it is good or bad, homeopathy. सिर्फ अल्कोहल ही किडनी को डैमेज करता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Alcohol is bad for the health because it damages the liver. Liver से डैमेज जब होगा तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा तो लेटर ऑन असर करेगा किडनीज में। ओके, डायरेक्ट नहीं है ऐसा कुछ। ओके, एंड अल्कोहल ऑल टुगेदर नहीं लेना है या ये भी आप जैसे मॉडरेशन रूल बताते हैं ये उसमें नहीं, वंस इन अ व्हाइल इज एवरीथिंग इज ओके इफ यू टेक मॉडरेट अमाउंट में लो, लेकिन यू शुड नो हाउ टू बैलेंस। अगर आज अल्कोहल ले लिया तो नेक्स्ट, अगर यू आर ओबीज देन ट्राई टू अवॉइड इट फॉर द नेक्स्ट। सम पीपल आर सो गुड एट बैलेंसिंग दैट दे टेक इट वंस और ट्वाइस अ वीक एंड दे आर वेरी फिट एंड फाइन, स्पोर्ट्स भी खेलते हैं। क्वांटिटी इज इम्पॉर्टेंट एंड ड्यूरेशन इज इम्पॉर्टेंट, कितना ले रहे हैं, कितनी बार ले रहे हैं। सर अब टुवर्ड्स दी एंड में आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। एक डॉक्टर होने के नाते नहीं, एक इंसान होने के नाते आप अपनी किडनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, किडनी हेल्थ के लिए मेरा बेसिक रूल ये है, बैलेंस डाइट लेना, एक्सरसाइज करना। आई एम अ बिजी डॉक्टर तो बहुत टाइम नहीं मिलता, लेकिन हफ्ते में 3-4 दिन तो चला ही जाता हूँ, वॉक कर लेता हूँ या जिम चला जाता हूँ। एंड एवरी ईयर आई गेट माई ब्लड टेस्ट एंड माई यूरिन टेस्ट एग्जामिन्ड। दिस इज द बेसिक थिंग। अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस सकता है तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, और अगर आपको अपने फैमिली को किडनी हेल्थ मेंटेन रखने के लिए 3 रूल्स देने होंगे तो वो क्या होंगे? बैलेंस डाइट, गुड स्लीप, moderate exercise and mandatory once a year checkup, investigations, blood tests and everything. ऑल राइट, आंसर मैं टुवर्ड्स द एंड आपसे जानना चाहूँगा कि आपका हमारी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज होगा, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ नेफ्रोलॉजिस्ट? Your health is the most important wealth in your life. क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, आपको स्वयं ही सेल्फ ही इसकी केयर करनी है। को आपकी फैमिली मेम्बर, आपकी स्पाउस, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, कोई आपकी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ले सकता होता है और आप कोई केयर भी नहीं कर सकता है। अगर आप फिट रहेंगे तो स्वयं फिट रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो खुद करेंगे, खाना खाएंगे प्रॉपर तो खुद के लिए खाएंगे। तो हेल्थ, नो वन इज देयर इन द वर्ल्ड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ योरसेल्फ, एंड दिस इज द बेस्ट वेल्थ वन कैन हैव। थैंक यू सर, मुझे आज आपसे बहुत कुछ जानने के लिए मिला और ये चीज़ समझ में आई कि वी हैव टू कीप एवरीथिंग इन आवर लाइफ इन मॉडरेशन, वेदर इट्स अबाउट आवर डाइट, अबाउट आवर हैबिट्स एंड अबाउट आवर रिक्रिएशंस एज वेल। थैंक यू सो मच सर, आज आप हमारे साथ बैठे। थैंक यू सो मच। Welcome. Thank you very much. I also enjoyed your show. Thanks.